हमास के नेता याह्या सिनवार की मौत ने दुनिया को बीचों बीच बांट दिया है दोस्तों। अमेरिका अब यह उम्मीद कर रहा है कि याह्या सिनवार की मौत के बाद इसराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है वो खत्म हो जाएगा और शांति को एक नया मौका मिलेगा। मगर बड़ा सवाल कि क्या याह्या सिनवार की मौत के बाद युद्ध खत्म हो जाएगा? कौन है याह्या सिनवार का उत्तराधिकारी? ये तमाम सवालात हैं दोस्तों जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी है। मगर सबसे पहले वो लम्हा मैं आपके सामने दोस्तों वो वीडियो पेश करना चाहता हूं जिस वीडियो में इसराइल दावा कर रहा है कि याह्या सिनवार की मौत हुई है। इसराइल ने एक वीडियो पेश किया है याह्या सिनवार की मौत से चंद लम्हों पहले का वीडियो। दोस्तों ये वीडियो मैं आपके पूरे स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं बाकायदा एक ड्रोन जो है वो एक कमरे के अंदर प्रवेश करता है। आप देख सकते हैं इस कमरे की हालत बहुत खराब है। यहां पहले ही हमला हो चुका है, मगर आप एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो एक सोफे पर बैठा हुआ है। इसकी शक्ल साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही है, मगर इसराइल का दावा है कि यह व्यक्ति जो है याह्या सिनवार है। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद याह्या सिनवार जो है एक हमले में मारे जाता है और यह उसकी मौत से चंद मिनट पहले का लम्हा है। वीडियो है जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ देर बाद याह्या सिनवार जो है वो बाकायदा एक लकड़ी मारता है इस ड्रोन की तरफ और ड्रोन जो है उसकी दिशा बदल जाती है। मैं चाहूंगा दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो को आईडीएफ ने जारी किया है। यही वो लम्हा है, वो चंद मिनट पहले जब याह्या सिनवार को इसराइल ने मौत के घाट उतार दिया था। देखिए। दोस्तों जहां इसराइल इसे एक बहुत बड़ी जीत बता रहा है और जैसे मैंने आपको बताया जो बाइडेन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तक ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है और वो भी जर्मनी जाकर। जी हां, इससे पता चलता है कि इस व्यक्ति की मौत कितनी बड़ी खबर है। मैं आपको सुनवाऊंगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा, मगर सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू। मौत के बाद बेंजामिन नेतन्याहू सामने आते हैं और कहते हैं कि हमने शैतान को मार दिया और जो भी व्यक्ति इस्राइल की तरफ आंख उठाएगा उसका यही हाल किया जाएगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि आज से एक साल पहले 7 अक्टूबर 2023 में जब इस्राइल में हमास ने हमला किया था तो इस्राइल इस शख्स याह्या सिनवार को उसका मास्टरमाइंड मानता है। सुनिए बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा। אזרחי ישראל, לפני שנה חגגנו את חג הסוכות. באותה עת בדיוק יחיא סנוואר עסק בהכנות האחרונות לטבח ה7 באוקטובר. אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סנוואר חוסל. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר בתולדות עמנו מאז השואה, רב המרצחים שרצח אלפי ישראלים, חטף מאות אזרחינו, חוסל היום על ידי חיילינו הגיבורים. मगर दूसरी तरफ फलस्तीन में, ईरान में इस व्यक्ति की छवि एक क्रांतिकारी की है। इसे शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। अल जजीरा का मानना है कि याह्या सिनवार वो व्यक्ति थे जो कभी भी कठिन सवालों से भागते नहीं थे। मैं चाहूंगा कि आप अल जजीरा को दिए गए उनके एक इंटरव्यू की एक छोटी सी झलक देखें। इसमें याह्या सिनवार कह रहे हैं कि आप क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि इसराइल हमें मौत के घाट उतारता रहे और हम चुपचाप इस तमाशे को देखते रहें। याह्या सिनवार यहां गुस्से में है। यह इंटरव्यू कुछ महीनों पहले का था। सुनिए याह्या सिनवार क्या कहते हैं। إسرائيل التي تمتلك ترسانة الحرب الكبرى اللي فيها أدق الأسلحة وأعتى الطائرات تقتل أطفالنا ونسائنا بعمد وتقصد وهي تريد ذلك، لا يمكن أن يقارن بمن يقاوم ويدافع عن حقه بأسلحة بسيطة. إحنا لو كان لدينا القدرة على أن نضرب صواريخ دقيقة وموجهة تصل إلى أهداف عسكرية لما ضربنا هذه الصواريخ،
لكن احنا مضطرين أن ندافع عن شعبنا بالوسائل المتاحة لدينا. هذا ما هو متاح لدينا. ماذا نستطيع أن نفعل؟ هل نرفع الراية البيضاء؟ نحن لن نرفع الراية البيضاء. هل مطلوب منا أمام العالم أن نقتل وأن نكون الضحية الطيبة حسنة الأخلاق التي تقتل دون أن يرتفع لها صوت؟ هذا غير ممكن بالمطلق. نحن قررنا أن ندافع عن شعبنا بما मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, इस्माइल हानिया हमास का वो नेता जिसे इसराइल ने अब से कुछ दिनों पहले मौत की घाट उतार दिया था, और याह्या सिनवार जो थे उनके उत्तराधिकारी थे। उनकी मौत को लेकर तमाम एजेंसीज में क्या खबरें आ रही हैं, एक एक शब्द पर दोस्तों गौर कीजिएगा। इसराइल का कहना है कि उसके सैनिकों की एक टुकड़ी बुधवार को रफा के ताल अल सुल्तान में गश्त पर थी। इसी दौरान कार्रवाई में सिनवार मारे गए। सिनवार की मौत की घोषणा करते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि शैतान को बहुत बड़ी चोट दी है उन्होंने। इसराइल सिनवार को 7 अक्टूबर 2023 के लिए हुए हमास के हमलों का मुख्य साजिशकर्ता बताता था। दोस्तों, वहीं हमास ने सिनवार की मौत की खबर की पुष्टि की है और उन्होंने सिनवार को एक शहीद बताया है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जर्मनी पहुंचते हैं जहां उनका स्वागत किया जाता है, कोई उम्मीद भी नहीं करता है, और याह्या सिनवार की मौत पर उनकी प्रतिक्रिया आती है जिसमें वो कह रहे हैं कि याह्या सिनवार की मौत के बाद अब उम्मीद है शांति को एक नया मौका मिलेगा, और इस मौके पर उन्होंने इसराइल का पूरा साथ दिया। सुनिए जो बाइडेन क्या कह रहे हैं। The death of the leader of Hamas represents a moment of justice. He had the blood of Americans and Israelis, Palestinians and Germans and so many others on his hands. I told the Prime Minister of Israel yesterday, let's also make this moment an opportunity to seek a path to peace, a better future in Gaza without Hamas. मैं आपको याह्या सिनवार की 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं दोस्तों। पहले, यह है गाजा के सड़क की एक तस्वीर। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में लोगों में जो उनके प्रति दीवानापन है, उसकी एक मिसाल। लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। वो किसी फिल्म स्टार से कम नहीं थे, उनकी जो छवि थी वहां पर। और यहां पर आप देख सकते हैं, ये मई 2021 की तस्वीर है दोस्तों, जब इसराइल और हमास के बीच में 11 दिन का युद्ध चला था। और युद्ध विराम के बाद की यह तस्वीर है, जब जो तमाम लोग मारे गए थे, हमास के जितने भी लड़ाके मारे गए थे, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि यहां पर याह्या सिनवार दे रहे हैं। ये 2 तस्वीरें उस व्यक्ति की जिसे इसराइल ने नहायत ही नाटकीय अंदाज में, ड्रामेटिक अंदाज में एक हमले में मार गिराया। आपने देखा किस तरह से एक ड्रोन उनके आखिरी लम्हों को कैद करता है, और याह्या सिनवार एक लकड़ी से उस ड्रोन को मारते हैं, और फिर कुछ ही देर बाद उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाता है। सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों कि क्या इससे युद्ध खत्म हो गया है? उस सवाल का मैं जवाब दूंगा, मगर सबसे पहले याह्या सिनवार थे कौन? इन सवालों का जवाब जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो आपके स्क्रीन पर सिनवार का जन्म 1962 में गाजा पट्टी के दक्षिण में स्थित खान यूनिस के शरणार्थी शिविर में हुआ था। उनके माता पिता एश्केलॉन के रहने वाले थे। वे साल 1948 में इसराइल की स्थापना के बाद शरणार्थी बन गए थे। सिनवार की शुरुआती पढ़ाई लिखाई खान यूनिस में लड़कों के एक स्कूल में हुई थी। उन्होंने गाजा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अरबी में स्नातक लिया था, यानी डिग्री हासिल की थी। इसराइल के जेलों में रहने के दौरान उन्हें हिब्रू पढ़ना लिखना सीख लिया था। जी हां, इस तरह से ये व्यक्ति इसराइल की नस नस से वाकिफ था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो मौत हुई है याह्या सिनवार की, ये हमास के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और झटका सिर्फ इसलिए नहीं कि इस व्यक्ति की मौत हुई है, झटका इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि हाल ही में इस्माइल हानिया की मौत हुई, और यह शख्स उनका उत्तराधिकारी था। मौत की घाट उतार दिया गया। हसन नसरल्ला, उनकी मौत हुई। यानी एक के बाद एक इसराइल चुन चुनकर हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं को मौत के घाट उतार रहा है। मगर बड़ा सवाल यह दोस्तों, क्या यह युद्ध का अंत है? यकीनन दोस्तों, इसमें हमास और हिजबुल्लाह दोनों को करारा झटका लगा है। मगर क्या यह युद्ध का अंत है? उन सवालों का जवाब जानना भी बहुत जरूरी है। तो तमाम एजेंसीज के जरिए जो मैंने जानकारी जुटाई है वो आपके स्क्रीन पर। विश्लेषकों का कहना है कि सिनवार की मौत हमास का अंत नहीं,
इसराइल ने हमास के संस्थापक शेख अब्दुल यासीन और उसके नेता अब्दुल अजीज अल रंतीसी की 2004 में हत्या कर दी थी। लेकिन इन हत्याओं ने भी हमास को कमजोर नहीं होने दिया था। हर बार एक नया नेता चुना गया और उसने इसराइल के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाया है। सिनवार हमास की राजनीतिक शाखा के अंतरिम प्रमुख थे। हमास को चलाने वाले शूरा काउंसिल का अगले साल मार्च में चुनाव प्रस्तावित है। इसीलिए हमास की राजनीतिक शाखा का अगला प्रमुख भी अंतरिम ही होगा। तो बड़ा सवाल यही तो किया जा रहा है दोस्तों कि याह्या सिनवार के बाद कौन? तो 3 नाम सामने उभर कर आ रहे हैं दोस्तों। इनमें से पहला नाम है, इसकी हत्या का प्रयास इसराइल ने एक नहीं 2 बार किया है और एक बार तो ये कोमा में चले गए थे। और मैं आपको बतलाने वाला हूं, जब इसराइल ने इन्हें कोमा में भेज दिया था तो उसके बाद क्या ड्रामा हुआ था उनके और जॉर्डन के बीच। जी हां, इसराइल और जॉर्डन के बीच, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आपके स्क्रीन पर ये हैं उनके पहले उत्तराधिकारी जो हो सकते हैं, जिनका नाम है खालिद मशाल। यहां पर आप खालिद मशाल को देख सकते हैं। इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये याह्या सिनवार के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। कौन है खालिद मशाल? तो आपके स्क्रीन पर यह जानकारी। वेस्ट बैंक के रामल्ला में पैदा हुए खालिद मशाल 1996 में हमास की राजनीतिक शाखा में शामिल हुए थे। वो गाजा से बाहर रहते थे। मशाल हमास के संस्थापकों में से एक हैं। मशाल की प्राथमिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई थी। वहां से उनका परिवार कुवैत चला गया था। वहां उन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी की। मशाल की छवि उदारवादी नेता की है। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, इस व्यक्ति की हत्या का प्रयास किया गया था और मशाल जो हैं वो कोमा में चले गए थे और कोमा से बाहर आने का एक ही रास्ता था। इसराइल ने उन्हें मौत के घाट उतारने की कोशिश की और इसराइल के हाथ में ही वो दवा थी जिसके जरिए वो बच पाए। सुन के बहुत अजीब लगता है दोस्तों, मगर चलिए इस बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। आपके स्क्रीन पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 1997 में उन्हें निशाना बनाया। मोसाद के 10 एजेंट नकली कनाडाई पासपोर्ट पर जॉर्डन में दाखिल होते हैं। मशाल के पास उस समय जॉर्डन की नागरिकता थी। राजधानी अम्मान की एक सड़क पर चलते समय उन्हें एक जहरीले पदार्थ का इंजेक्शन लगाया गया था। तो देखा दोस्तों, गोली नहीं मारी बल्कि जहरीले पदार्थ का इंजेक्शन उनको लगाया गया था। इसके बाद मशाल की मौत तय थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। जॉर्डन उनकी देखभाल कर रहा था, मगर समस्या यही थी कि जो जहरीला इंजेक्शन लगाया गया था उसका एंटीडोट, उसका इलाज सिर्फ इसराइल के पास था। सही सुना आपने दोस्तों, सिर्फ इसराइल के पास था। तो हुआ क्या? आपके स्क्रीन पर जॉर्डन के अधिकारियों ने हत्या के इस प्रयास का पता लगाया। उन्होंने इसमें शामिल मोसाद के 2 एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया था। उस समय जॉर्डन के राजा हुसैन ने इस्राएली प्रधानमंत्री से मशाल को दिए गए जहरीले पदार्थ का एंटीडोट यानी इलाज मांगा था। लेकिन नेतन्याहू ने पहले तो इस अनुरोध को अस्वीकार कर लिया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के दखल पर वो इसे देने के लिए मजबूर हो गए। इसके 2 साल बाद जॉर्डन में इस्राएली एजेंटों ने उन्हें एक बार फिर धीमा जहर दे दिया। इससे वे कोमा में चले गए। लेकिन जॉर्डन के साथ राजनयिक रिश्तों के तहत इसराइल ने उन्हें एंटीडोट दिया। इससे उन्हें बचा लिया गया। तो आपकी स्क्रीन पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। जी हां, बिल क्लिंटन के दखल की वजह से ही मशाल बच पाए। और जैसे मैंने बताया, 1 नहीं 2, पहले इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके बाद धीमा जहर दिया जाता है। आपने देखा इस व्यक्ति के जहन में कहीं ना कहीं इसराइल का ये जो चेहरा है, इसराइल की ये जो काबिलियत है वो हावी है। देखना यह है कि क्या खालिद मशाल याह्या सिनवार की जगह ले पाते हैं। इनके अलावा 2 और नामों का जो है जिक्र किया जा रहा है दोस्तों, उस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। पहला नाम है खलील अल हया और दूसरा नाम है अब्दुल्ला बरगूती। खलील अल हया, अब्दुल्ला बरगूती, ये 2 नाम हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा खलील अल हया की। खलील अल हया सिनवार के राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनने से पहले उनके नायब के रूप में काम करते थे, लेकिन अब सिनवार की मौत के बाद उन्हें उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वो कतर में रहते हैं। इस्राएली हमले में उनके परिवार के सदस्यों की मौत हो चुकी थी। खलील अल हया
उन्हें कई लोग अभी से उत्तराधिकारी मान रहे हैं। खलील अल हया के अंदर इसराइल को लेकर बेतहाशा नफरत है, क्योंकि इसराइल ने उनके पूरे परिवार को, सही सुना आपने दोस्तों, उनकी बीवी, बच्चों, सबको मौत के घाट उतार दिया था। यह व्यक्ति अकेला बचा हुआ है और उसके अंदर इसराइल के लिए बेतहाशा नफरत है। मगर इस वक्त नफरत से काम नहीं चलने वाला है। हमास जानता है कि उन्हें ऐसा प्रमुख चाहिए जो जिंदा रहे, नंबर 1। नंबर 2, बहुत जरूरी हो जाता है कि वो इस्राएली रणनीति का जवाब दे अपनी सोच से। और इसके बाद जो दूसरा और आखिरी नाम आता है वो है अब्दुल्ला बरगूती। अब्दुल्ला बरगूती को इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। उन्हें डेटोनेटर से लेकर आलू तक के विस्फोटक बनाने में महारत हासिल है। उनका जन्म 1972 में कुवैत में हुआ था। वे 1990 में दूसरे खाड़ी युद्ध के बाद जॉर्डन चले गए थे। बरगूती ने दक्षिण कोरियाई विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। बाद में वो अल कासिम ब्रिगेड में शामिल हो गए थे। इस्राएली सुरक्षा बलों ने 2003 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बरगूती को इस्राएल के इतिहास में सबसे लंबी सजा सुनाई गई थी। उन्हें 67 आजीवन कारावास और 5200 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने प्रिंस ऑफ शैडो नाम से एक किताब भी लिखी है। तो ये वो तमाम नाम हैं जिन्हें याह्या सिनवार के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। मगर दोस्तों, बड़ा सवाल, इस्राएल इस वक्त हर लम्हे, हर दिन हमास पर हमला कर रहा है। एक एक चीज पर उसकी निगाह है। आप देख रहे हैं, हानिया, नसरल्ला, एक एक करके, यहां तक कि ईरानी सेना के गार्ड कोर के जो प्रमुख थे, एक बड़े जनरल थे, उन्हें भी इसराइल ने मौत की घाट उतार दिया था। इस वक्त सबकी निगाह इस बात को लेकर है कि ईरान के खिलाफ इसराइल किस तरह का हमला करने वाला है। सबकी निगाह इसी बात पर बनी हुई है। इसलिए दोस्तों, घटनाक्रम बहुत दिलचस्प हो गया है और इसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और जाते जाते एक प्रतिक्रिया। दोस्तों, जो जानकारी मैं आपको पहुंचाता हूं यहां पर मैं किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा हूं। जो गलत करेगा मैं उसका विरोध करता हूं। याद कीजिएगा, आज से 1 साल पहले जब हमास ने बेकसूर इस्राएली नागरिकों पर हमला किया था, मैंने उसकी आलोचना की थी। और उसके बाद जब इस्राएल ने अत्याधिक बल प्रयोग किया, मैंने उसकी आलोचना की और मैंने कहा है कि हमास ने तो एक हमला किया, मगर उसके बाद इस्राएल ने गजा में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और वो वहां नहीं रुका, फिर वो लेबनान पहुंच गया। वहां अब तक 2 से 2,500 लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। इस्राएल जो कर रहा है वो अपने आप में कोई आतंकी हरकत से कम नहीं है। इसलिए जो जानकारी मैं आप तक देता हूं उसे जानकारी के तौर पर लीजिए और उस जानकारी से अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। जी हां, इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप और हम जो है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा प्रेरित हैं। जो जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज के हवाले से पहुंचा रहा हूं। इसीलिए ध्यान से सुनिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।